हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर डॉक्टरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो पेपर 2 के लिए रहेंगे। यहाँ हमारे पास आज सोशल स्टडीज़ के हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। सोशल स्टडीज़ SST वाले के लिए हम ये चैप्टर रहेगा, हमारा ये सेशन पूरा रहेगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो पेपर है 2021 के पेपर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन पॉइंट्स से जो है कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और यहीं से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक SST के सिलेबस को नहीं देखा तो मैंने सिलेबस की एक वीडियो बना दी है उत्तराखंड टेट के लिए SST की, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया तो आप टेलीग्राम से जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। सारी वीडियो का PDF और लिंक्स जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वेबसाइट पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो ये भाई स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन है। तो देखो पैडागोजी को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 10 क्वेश्चंस इजीली आपके पैडागोजी से आ जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 91 से। पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पैडागोजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज इज सेकेंडरी एट द सेकेंडरी स्टेज? शारीरिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, आत्म अभिव्यक्ति या फिर सामाजिक विकास। तो आपको बताना है कि माध्यमिक चरण में कौन से ऑप्शन को रखा गया है सामाजिक विज्ञान के। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग एम, यहाँ से पूछा गया था निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो माध्यमिक चरण में जो रखा गया लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? और मैं आपको बता चुका हूँ निदानात्मक क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन सोशल स्टडीज टीचिंग। पूछा गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ का? कमजोर छात्र की पहचान करना, कुशाग्र बुद्धि छात्र, ये शिक्षक का प्रिय छात्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है, निदानात्मक परीक्षण टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको पहचान करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कमजोर छात्र की पहचान करना कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में कमजोर है, जिसको पढ़ने में डिफिकल्टी है, जिसको पढ़ने में समस्या है, जिसकी लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को जो पहचानना होता है, पहचान करने के लिए क्या करते हैं हम? डायग्नोनाइज करते हैं यानी कि निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अब पहचान के बाद जो शिक्षण और किया जाता है बच्चे के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेमेडियल। इसको ध्यान रखना, रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं उसको। आपने कमज़ोर बच्चे को पहचाना, कमज़ोर बच्चे को पहचाने की उसकी कमजोरी देखी कि किस क्षेत्र में वो वीक है, किस क्षेत्र में जो है उसको ज़रूरत है हेल्प की। तो फिर जब आप उसको शिक्षण करेंगे, उस बच्चे के लिए जो अच्छा शिक्षण करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? आप देखो इसी से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सोशल साइंस विल हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड। किस चीज़ को समझने में बच्चों की ये सहायता करता है, ये आपको बताना है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए बोलता है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया। तो देखो ये याद करने वाला रोट मेमोराइजेशन, ये ऑप्शंस तो आप हटा देंगे जब भी हम CDP के क्वेश्चंस को डील करेंगे। उस विद्यार्थी कितने यानी कि बुद्धिमान कितना विद्यार्थी है, ये परीक्षण करने के लिए सहायता करता है निदानात्मक परीक्षण? बिल्कुल नहीं भाई। नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, कि जो रिवीजन वर्क होता है वो बच्चे की किस प्रकार सहायता करना? नहीं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो बच्चा है उसमें उसको किस जगह पर समस्या आ रही है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ वो बच्चा समझने में असमर्थ हो रहा है या आप समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? तो इसलिए निदानात्मक परीक्षण लिया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? नोट पूछा गया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट? वे प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, वे हस्तलिखित थीं और उसके बाद मुद्रित की गई थी, कुछ हस्तलिपियां पत्थरों या धातु पर उरे की गई थी। तो यहाँ पूछा गया जो सही नहीं है,
हस्तलिपि के संदर्भ में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ये बोल रहा है ऑप्शन सी में, जो हस्तलिपि है यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है पहले वो लिखी गई हैं और उसके बाद उनको मुद्रित किया गया, यानी कि पहले हाथ से लिखी गई हैं और उसके बाद प्रिंट कर लिया गया है। तो भाई एंशिएंट जो पुराने टाइम में जो भी हस्तलिपि होती हैं वो प्रिंट नहीं की जाती थी, है ना, तो हाथ से नहीं लिखी जाती थी और उसके बाद प्रिंट नहीं की जाती थी। ये तो आज का टाइम है जिसमें हम लिखित करते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सोशल साइंस इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, कि जो अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो ऑप्शन आपको बताना, तथ्यों का श्रुतिलेख करना, प्रतिपुष्टि करना, क्रियान्वयन करना या फिर योजना लगाना। तो राइट आंसर है 95 के लिए ऑप्शन नंबर ए, जो अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो है तथ्यों का श्रुतिलेख, यानी कि डिक्टेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। देखो फीडबैक, प्रतिपुष्टि तंत्र जो है, फीडबैक मैकेनिज्म, इसका इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक विज्ञान में, चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है, उनकी योजना बनाई जाती है, लेकिन तथ्यों का श्रुतलेख नहीं होता है, यानी कि फैक्ट का जो भी तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं उसको बोला नहीं जाता है, डिक्टेशन नहीं किया जाता है। ये एक अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का एक हिस्सा नहीं है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आएगा हमारे सामने, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? विच काइंड ऑफ लैंग्वेज नीड टू बी यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण होना चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। तो देखो पक्षपात लैंग्वेज का तो हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है, मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल भी नहीं करना, प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हो, भाई एक ही किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जो भाषा न्यूट्रल हो और संवेदनशील हो यानी कि सेंसिटिव हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है, यानी कि किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं हो और दूसरा सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि संवेदनशील भाषा होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 96। नेक्स्ट 97, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? भाई देखो सोशल स्टडीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो पुस्तक जो है कठिन है, बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो अब एज ए टीचर आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो देखो विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्री प्रदान करेंगे। देखो प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करना क्या होगा कि आप बच्चे से ही कह रहे हो कि भाई आप प्रश्न उत्तर का प्रयोग करके जो है, जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक कठिन है समझने में, आप प्रश्न उत्तर लिख लो, उस पुस्तक को छोड़ दो। ऐसा नहीं करेंगे हम। हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके के, अगर पुस्तक कठिन है, पुस्तक बच्चे को समझने में कठिनाई प्रदान कर रही है, तो हम अलग टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे और उसमें टीचिंग सामग्री जो होंगी, जो टीचिंग TLM हम यूज़ करते हैं, उन TLM का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री, ये कहने का वही मतलब है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री क्या है? द मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटीरियल फॉर ज्योग्राफी टीचिंग अंडर द सोशल स्टडीज, यानी कि कौन सी सामग्री सबसे ज़्यादा अच्छी उपयोग की जा सकती है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर आप भूगोल को पढ़ा रहे हैं? तो मानचित्र, समय ग्राफ या फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो देखो भाई आपको पता है ज्योग्राफी से क्या पता चलता है, जो भी हमारा भूगोल है, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी को पता है, मैप्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप कोई भी डायरेक्शन देखने के लिए, कोई भी स्थान या प्लेस या सिटी देखने के लिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंट में जो डिजिटल फॉर्म आ गई है मैप्स की, उसको हम गूगल मैप्स बोलते हैं। तो मानचित्रों का प्रयोग करते हैं हम भूगोल को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विनिमय और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रमोट द सोशल लर्निंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड वैल्यूज? परियोजना कार्य देगा, समूह चर्चा देगी, किताब पढ़ना देगा या निबंधन लिखना देगा? तो आपको क्या है, सोशल लर्निंग ऑफ रूल्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कौन सा यहाँ पर जो है सोशल लर्निंग को प्रमोट करेगा? परियोजना कार्य करेगा? नहीं भाई, यहाँ पर क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 20, समूह जो चर्चा होती है, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। किस चीज़ को पढ़ाने के लिए भाई? सामाजिक मूल्यों को। बच्चा जब ग्रुप में बैठेगा तो वहाँ से सामाजिक मूल्यों को सीखेगा,
ठीक है, वैल्यूज़ को सीखेगा, क्या क्या समाज में चीज़ें चल रही हैं, अपने कल्चर के बारे में जानेगा। तो समूह चर्चा, ग्रुप चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सोशल साइंस। इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान का, ये आपको बताना है। प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, शिक्षण शिष्टाचार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। अब क्या बताना है आपको, सामाजिक विज्ञान का जो एक उद्देश्य नहीं है वो पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर है यहाँ पर टीचिंग एटिक्वेट्स, शिक्षण शिष्टाचार जो है भाई सामाजिक विज्ञान का एक उद्देश्य नहीं है कि भाई बच्चों को एडिकेट सिखाओ, ये उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य क्या है, प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, सामाजिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो ये सारे जो है उद्देश्य हैं। टीचिंग एटिक्वेट्स इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 101। निम्नांकित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको बताना है कि ब्रेड बास्केट किसको बोला जाता है, हड़प्पा कल्चर को बोला जाता है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को बोला जाता है, मेहरगढ़ को बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो साइट को बोला जाता है, या लोथल को बोला जाता है। तो देखो भाई चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो ब्रेड एंड बास्केट नाम दिया जाता है वो मेहरगढ़ को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब मेहरगढ़ क्या है भाई, मेहरगढ़ क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कहाँ पाई जाती है, वर्तमान में ये साइट जो है कहाँ है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, यानी कि पाकिस्तान में चली गई है, ये पाकिस्तान में है। पूर्व में कहाँ थी ये, जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में ये मेहरगढ़ जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी वो पाई जाती थी, और जो अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। और इसमें क्या है भाई, अगर हम इसकी बात करें मेहरगढ़ की, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है कृषि की दृष्टि से। अगर हम बात करें पुराने युग की, देखो यहाँ पर जो है क्या मिले हैं मेहरगढ़ में, जो पुरातत्व विभाग हैं, तो जो नवपाषाण काल था हमारा, नवपाषाण काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। कौन सी साइट की बात कर रहा हूँ मैं, मेहरगढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये स्थान वर्तमान में कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, और जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वहाँ पर है ये। और ये भाई क्यों और ज़्यादा फेमस है, इसके ये भी जान लो। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम कृषि कार्य किया जाता था, सबसे प्राचीनतम कृषि कार्य जो है इसी साइट पर किया गया है। पशुपालन यहाँ पर किया गया, पशुपालन और प्राचीनतम कृषि के लिए ये साइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। नवपाषाण काल के यहाँ से जो है हमारे अवशेष मिले हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। आई होप सफिशिएंट चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा जो अगेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लोथल। अब लोथल क्या है, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल को अगर हम डिस्क्राइब करें यहाँ पर, तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह में से माना जाता है। जो साइट है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर होते हैं उसमें से एक इसको माना जाता है, लोथल को माना जाता है। और इसकी खोज जो है 1954 में की गई थी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोथल साइट जो है कब, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है, उसने कब इसको डिस्कवर किया था, तो 1954 सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट हो जाती है क्योंकि ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता हैं लोथल की। मेहरानगढ़ को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जो फर्स्ट टाइम जो है लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट बाय मेकिंग हाउस। तो देखो अलग अलग कल्चर थे हमारे पास में, मध्य पाषाण संस्कृति है, नवपाषाण संस्कृति है, ताम पाषाण संस्कृति है, ताम संचय संस्कृति है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी संस्कृति में लोग प्रथम बार जो है अपने परमानेंट जो है घर बनाकर रहते थे। तो राइट आंसर है 102 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ये काल जो कहलाता है नवपाषाण काल, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूलिथिक कल्चर। अब न्यूलिथिक स्टेज क्या होती है भाई, इसको हम स्टोन एज के नाम से भी जाते हैं। और देखो न्यूलिथिक एज को अगर हम बोलें तो इसको दूसरा नाम जो है न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। न्यूलिथिक जो कल्चर है उसको न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज की जो मुख्य बात थी
वो ये थी भाई, न्यूलिथिक स्टेज में जो है लोग बाग जो है अपने घर तो बनाकर रहते थे, उसके साथ साथ जो है कल्टीवेशन भी करते थे, यानी कि कृषि कार्य को भी करते थे। कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था लोगों ने, यानी कि प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए थे। डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो एनिमल्स हैं उनको पालना शुरू कर दिया था न्यूलिथिक कल्चर में। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे भाई लोग, जो नवपाषाण काल से पहले जो है भाई क्या करते थे, जानवरों को मारकर उनको खा लेते थे। लेकिन इस युग में जो सुधार ये आया था कि लोग पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य और प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, न्यूलिथिक स्टेज, जिसको हम नवपाषाण काल बोल रहे हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक स्टेज को हम क्या बोलते हैं भाई, ये मिडिल स्टोन एज कहलाती है, यानी कि बीच की मिडिल स्टोन एज इसको बोला जाता है। जैसे नवपाषाण काल को न्यू यानी कि नई स्टोन एज बोला जाता है, इसको हम मेसोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पुरापाषाण, और ये कब आई थी भाई, पुरापाषाण काल के बाद में इसको ये संस्कृति का आई थी, जिसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें किस चीज़ का होता है भाई, जिसमें जो है भाई पुरापाषाण काल में जो है बेसिकली इसको उत्तर या उत्तरी प्रस्तर काल भी बोला जाता है। कि कौन सी एज को, ऑप्शन नंबर ए को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आई होप इतना काफ़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 103, निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर कश्मीर? तो किसको बोला, कनिष्क को बोला गया, अशोक को बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया, या फिर हर्ष को बोला गया है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अशोक को बोला गया है। क्या बोला गया है भाई, श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय जो है अशोक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ये किया था भाई, तो इनका क्रेडिट इनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा पंच सिद्धांतिका का लेखक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पंच सिद्धांतिका के जो राइटर हैं इनमें से वो आपको बताने, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, या फिर चरक हैं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये वराहमिहिर हैं, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका का क्या किया था भाई, लेखक हैं, रचयिता हैं ये। और वराहमिहिर जो हैं वो कौन है भाई, भारत के प्राचीनतम खगोल शास्त्रियों में से माने जाते हैं। खगोल शास्त्री हैं भारत के प्राचीनतम वराहमिहिर, इस चीज़ को ध्यान देना। इसके साथ साथ ये ज्योतिषाचार्य भी हैं, वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। और इनका जो वराहमिहिर का जो ये क्या है भाई, ये एक तरीके से जो है पंच सिद्धांति का जो है ये एक प्रकार का क्या है, ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है, जो एक ज्योतिष शास्त्री, प्राचीनतम खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य हैं भारत के। ठीक है, और विक्रमादित्य के काल में इसकी रचना हुई थी। जो राजा विक्रमादित्य थे उनके काल में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका का रचना करी थी, और ये ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? आपको ये बताना है कि बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइना। ठीक है, चीन में कौन सी ईस्वी में किया गया? 211 में, 379 में, 415 में, 645 में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 379 ईस्वी में इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था चाइना में, कि बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था सबसे पहली बार चाइना के अंतर्गत 379 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिस्त्व भविष्य का बौद्धिस्त्व कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बौद्धिस्त्व इज द बौद्धिस्ट ऑफ द फ्यूचर? तो ये देखो सारे चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मपाणि, मैत्रेय, व्रजपाणि या मंजूश्री, ये सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं? बौद्धिस्त्व से रिलेट करते हैं। अब बौद्धिस्त्व में क्या क्या चीज़ें ये एक्सप्लेन करते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिस्त्व भविष्य का बौद्धिस्त्व कहा गया है, यानी कि फ्यूचर का, भविष्य का जो बौद्धिस्त्व, इनमें से किसको कहा गया है? तो राइट आंसर है हमारे पास 106 के लिए ऑप्शन नंबर बी, जो मैत्रेय है। जो मैत्रेय है ये क्या है? बौद्धिस्ता है। ठीक है, अब इसमें अब आप कहोगे बौद्धिस्ता क्या है? बौद्धिस्ता में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो वो अलग अलग जगह पर क्या क्या जो बुक्स लिखी गई, जैसे मैत्रेय है तो इसमें जो है बौद्धिस्ता के बारे में क्या लिखा गया है? फ्यूचर के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, तो इसलिए इसका मैत्रेय
में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें भाई पद्म पाणी की बात करें तो ये भी बौद्धिविस्ता है और ये बुद्ध के बारे में ही बताते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। लेकिन ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि इसमें जो मुख्य चीज़ वर्णित की गई है वो ये की गई है कि इन्फिनिटी या इनफाइनाइट मर्सी, यानी कि दया के बारे में इसमें बात की गई है कि बौद्ध धर्म के लोगों को इनफाइनाइट रूप से दया दिखानी चाहिए, यानी कि अनंत रूप से दया भावना रखनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें जो है एनलाइटेनमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बारे में लिखा गया है पद्म पाणी में। ठीक है, मैत्रेय में क्या लिखा गया है, फ्यूचर के बारे में चीज़ें बताई गई हैं बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वज्रपाणी, ये भी एक बौद्धिविस्ता है, ये भी एक प्रकार है बौद्धिविस्ता का। अब इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो ये रूप है बौद्धिविस्ता का, वज्रपाणी जो रूप है ये क्या है, प्रोटेक्टर है, यानी कि बचाने वाले हैं। इसमें किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, गौतम बुद्धा की चीज़ों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो इसको प्रोटेक्टर के रूप में माना जाता है, संरक्षक के रूप में माना जाता है। मनुष्य भी क्या है, बौद्धिविस्ता है। अब इसमें किस बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि एनलाइटमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैसे हम बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं, तो उस मनुष्य ये डिस्क्राइब करती है। तो सारे के सारे बौद्धिविस्ता के प्रकार हैं, अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि भविष्य का बौद्धिविस्ता कौन सा है, तो वो है मैत्रेय। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, नवीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द महोदयपुरम स्टेट ऑफ 9th सेंचुरी? चेर था, चोल था, पांड्या था या पल्लव थे? तो आपको बताना है कि महोदयपुरम जो स्टेट है 9th सेंचुरी में किस से रिलेट करता है, ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करता है? तो 107 का राइट आंसर है, ये रिलेट करता है भाई चेरा से, यानी कि चेर से रिलेट करता है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है भाई, डायनेस्टी हैं, डायनेस्टी हैं। और कौन सी डायनेस्टी हैं? ये साउथ की डायनेस्टी हैं भाई सारी की सारी। अगर हम चोला वंश की बात करें, चोला डायनेस्टी की बात करें, तो ये है तमिल डायनेस्टी। इसके बारे में नोट डाउन कर लेना, तमिल डायनेस्टी है ये। ठीक है, और कहाँ पर है? जितना भी साउथ इंडिया का जो पोर्शन था वहाँ से रिलेट करती है ये तमिल डायनेस्टी, जो सॉरी चोला जो डायनेस्टी है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है पांड्या डायनेस्टी। अब पांड्या डायनेस्टी भी कहाँ की डायनेस्टी है? साउथ की है, यानी कि दक्षिण भारत की डायनेस्टी है। लेकिन ये बेसिकली किस चीज़ पर क्या है, ये सबसे पुरानी यानी कि एंशिएंट, पुरानी जो चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी है, वो एंशिएंट डायनेस्टी है साउथ इंडिया की, जो 1560 से लगभग 1300 ईस्वी तक थी। इसके बाद आता पल्लवा डायनेस्टी। अब पल्लवा डायनेस्टी भी कहाँ की है भाई? ये भी साउथ की, यानी कि तमिल की है। ठीक है, तमिल और तेलुगु मुख्य जगह रही हैं इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर क्या है, लेकिन नवीं शताब्दी महोदयपुरम राज्य जो है चेर डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। बाकी सारी मैंने आपको बता दी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने शकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत एनेक्सेस सुर्की सल्तनत? आपको बताना शर्की सल्तनत का अधिग्रहण किसने किया था? बलहाल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई लोदी डायनेस्टी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बहलाल लोदी जो थे इन्होंने अधिग्रहण किया था। ठीक है, दिल्ली में सुल्तान। अब इससे बहलाल लोदी ने जब दिल्ली की गद्दी को अपनाया था, या दिल्ली की गद्दी पर जब बहलाल लोदी बैठा था, तो इससे पहले जो यहाँ पर वो चल रही थी, डायनेस्टी चल रही थी, यानी कि जिसका शासन चल रहा था वो थे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी लास्ट शासक थे जब बहलाल लोदी जो है बैठा है। उससे पहले जो डायनेस्टी चल रही थी वो सैयद डायनेस्टी की चल रही थी। तो जो बहलाल लोदी है भाई, ये कौन है? अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये लोदी डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, कौन जनक हैं लोदी डायनेस्टी के? तो ये बल्लाल लोदी हैं। और कौन से ईयर में इन्होंने किया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बल्लाल लोदी ने लोदी डायनेस्टी को भाई 19 अप्रैल 14 यानी कि 1451 में ये दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। बल्लाल लोदी ने जो लोदी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के बारे में आपको बहुत, ये लास्ट सुल्तान था,
लास्ट सुल्तान था लोधी डायनेस्टी का। पहले सुल्तान कौन थे भाई? बहरलाल लोधी थे, ध्यान रखना। 1451 में ये बैठे थे। इससे पहले जो दिल्ली में सल्तनत चल रही थी वो सैयद डायनेस्टी की चल रही थी। सबसे लोधी वंश में अगर सबसे लास्ट जो शासक माना है वो इब्राहिम लोधी हैं, और इब्राहिम लोधी का फादर कौन था भाई? सिकंदर लोधी था। तो भाई ये इस तरीके से पूरी एक सीरीज चल रही है, इसको आपको पता होना चाहिए कि लोधी डायनेस्टी कब बैठी, कौन कौन क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 109, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस संत रामानंद टू प्लेस? काशी, प्रयाग, कन्नौज या फिर लखनौती? तो राइट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, जो प्रयाग है वहाँ पर जो है संत रामानंद ने जन्म लिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन जो है, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया था? जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको कितने प्रकार में अकबर ने अपने शासक में डिवाइड कर दिया था जब उसका शासन चल रहा था? 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो 4 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया था उसने जो भूमि थी, जिसमें से पहला प्रकार था उसने बंजर भूमि को अलग कर दिया था कि भाई जो अनउपजाऊ भूमि होती है उसको अलग कर दिया था। इसके बाद जो आती है वो पोलाज बोला जाता है, पोलाज एक प्रकार था भूमि का। नेक्स्ट जो थर्ड प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं चाचर, और लास्ट जो चौथा प्रकार आता है वो है परामती। तो भाई ये 4 प्रकार थे, बंजर, पोलाज, चाचर, परामती। तो जो अकबर ने कृषि जो भूमि होती है उसको डिवाइड किया था इन चारों भाग में। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम चांद बीबी वाज एसोसिएटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बीबी कौन थी भाई? मुगल शासक थी, है ना, फीमेल मुगल शासक थी, यानी कि मुस्लिम शासक थी, मुगल नहीं, मुस्लिम शासक इनको बोला जाएगा। अब ये कौन कहाँ से संबंधित हैं? बीजापुर से, गोलाकोंडा से, बीदर से या अहमदनगर से? तो देखो ये क्वेश्चन, देखो आप जो है कई बार ऐसे करते हैं कि मैं जो आंसर बताता हूँ उसको बोलते हैं सर आपने गलत आंसर मार्क कर दिया। गलत नहीं होता, आपको क्वेश्चन को डीपली जाकर देखना होता है, ठीक है। तो जब आप चेक करते हो, आप गूगल पे चेक कर रहे हो कुछ और मिल रहा है, बुक्स में चेक कर रहे हो कुछ और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके जो क्वेश्चन पूछा गया उसको समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर राइट आंसर बीजापुर भी हो सकता है, इसका राइट आंसर अहमदनगर भी हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो चांद बीबी हैं उन्होंने जो 2 जगह का संरक्षण किया है, चांद बीबी ने बीजापुर के भी संरक्षण किया है इन्होंने, यानी कि बीजापुर का भी एरिया इन्होंने संभाला था और अहमदनगर का एरिया भी इन्होंने संभाला है। और ये अकबर के कार्यकाल में ही थी, जो चांद बीबी थी ये अकबर के कार्यकाल में ही थी, लेकिन इन्होंने अहमदनगर में ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई, यानी कि अहमदनगर में ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसको चूज़ किया गया है। लेकिन अगर अहमदनगर नहीं होता, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता और बीजापुर होता तो आप इसको बीजापुर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने बीजापुर में भी संरक्षण के रूप में ये मानी जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम इन्होंने अकबर के काल में, अकबर के अंडर रहते हुए अहमदनगर में इन्होंने संरक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज की मांग उठाई थी? तो भाई अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे जो मैंने कराया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी आपको कि कांग्रेस के जो जितने भी सत्र हुए थे, कैलकाटा में हुआ था, एक मुंबई में हुआ था, तो उसमें सारी विशेषताएं बता दी थी कि कौन उसका अध्यक्ष है, किसने उसको संचालित किया था। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लेना, मैंने सारे ऑप्शंस को समझाया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो तो स्वराज शब्द सबसे पहले जो है कलकत्ता सत्र में किसने उठाया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी जी, या गोपाल कृष्ण गोखले, या फिरोज शाह मेहता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी जी ने जो है इस शब्द को उठाया था। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, 1896 में इथोपिया किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? Which European power was defeated by Ethiopia in 1986? इटली, हंगरी, डेनमार्क या स्वीडन? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये है इटली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1114, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली या बरूद्दीन तैयबाजी? तो देखो ये क्या है, अल हिलाल क्या है भाई? एक न्यूज़पेपर था भाई, ठीक है। राइट आंसर रहा है इसका अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इस न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी जिसको बोला जाता है अल हिलाज बोला जाता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे फर्स्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीडर थे, ठीक है। और ये कौन से? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे जिन्होंने
भाई ब्रिटिश रूल के बारे में इस समाचार पत्र में लिखना शुरू किया था और ये मुस्लिम समाचार पत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हु ऑफ द फॉलोइंग शूट साउंडर्स डेथ। तो भाई आपको पता होगा साउंडर्स को गोली मारकर किसने हत्या की है। ऑप्शन ए राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह या सुखदेव। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। सॉन्डर्स आपको पता होगा कि गोली मारकर हत्या करी थी, अब किसने करी थी। तो देखो यहाँ पर राजगुरु भी शामिल थे इसमें और इसमें भगत सिंह भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सही हैं। ए और सी दोनों सही हैं। अब इन्होंने किस तरीके से आंसर किया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो राइट आंसर है वो राजगुरु और भगत सिंह दोनों ही इसमें इंक्लूड थे। अगर यहाँ पर हमारे पास चंद्रशेखर आजाद भी थे, इसमें 3 लोग इंक्लूड थे भाई सॉन्डर्स को गोली मारने में, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। तो भाई आज हमने डिस्कस कर लिया भाई 115 तक क्वेश्चन को, 91 से 115 तक डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चंस हैं एसएसटी के। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, कमेंट लीव कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।